तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का संगठन कैसे होता है, उसका कार्य क्या है और उसकी भूमिका क्या है, ये हमारा टॉपिक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडलीय। अब ये मंत्रिमंडलीय, अब आपको पता है कि भारत सरकार के टोटल 58 मिनिस्ट्री है, अभी मंत्रालय है। तो क्या भारत सरकार 58 को मंत्री रखती है? पता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक मिनिस्टर के पास, किसी किसी के पास 2-2 मिनिस्ट्री होता है, 3-3 मिनिस्ट्री होता है। जब प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, देन पीएम के पास करीब 7-8 मिनिस्ट्री होता है, वो अपने पास रखते हैं। बाकी अलग अलग मिनिस्टरों को दे दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो 25 से 30 तक बहुत ज्यादा। अगर दरअसल आपके संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्लियर मेंशन है कि जितने संसदीय सीट हैं उसका मैक्सिमम 10% मिनिस्ट्री हो सकता है, मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं 10%। तो आपका 545 लोग हैं और 552 लोग, कितने लोग हैं? सांसद कितने लोग चुने जाते हैं? 552। तो मान लो 550 चुन करके आते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं, यही है ना? हाँ, तो उसका 10% कितना हो गया? 55। तो यानी मैक्सिमम 55 मंत्री बन सकते हैं। तो भारत सरकार कोशिश करती है कि उससे कम ही रखे, ज्यादा बोझिल ना हो। तो 25 से 30 मिनिस्ट्री को मिला करके, मंत्रियों को मिला करके जो मंत्रिमंडल बनता है उसी को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री। उसके अलावा भी और मंत्री होते हैं, जैसे राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, इस तरह से इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इस तरह से मिनिस्टर होते हैं। ये सब के सब कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर के सपोर्ट के लिए, असिस्ट के लिए, करने के लिए होते हैं। जैसे उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो होते हैं, या राज्य मंत्री, ये दरअसल मिनिस्टर के जिम्मे जब बहुत ज्यादा काम होता है, वर्कलोड होता है, देन इनको ट्रांसफर किया जाता है कि ये देखें, ये संभालें। दूसरा ये भी अपेक्षा किया जाता है कि ये सीखें, सीख लेंगे देन आगे मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। अब इसी में से 25-30 मिनिस्टरों को मिला करके कैबिनेट मिनिस्ट्री बनता है या मंत्रालय बनता है। अब ये वो शीर्ष बॉडी है, पॉलिटिकल बॉडी, ये शीर्ष राजनीतिक संगठन एक तरह से कह ले, या कह लीजिए, या राजनीतिक संगठन ही कह लीजिए, जो उच्च स्तर पर निर्णय लेती है। इसीलिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये सभी के सभी शामिल होते हैं। और इन्हीं लोगों को असिस्ट करने के लिए, इन्हीं लोगों को मदद करने के लिए स्टाफ एजेंसी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्मिक संघ, एजेंसी को क्या कहते हैं हिंदी में? कोई बता सकता है? अभिकरण, कार्मिक अभिकरण होता है। यानी कि ये जो 25 से 30 जो मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट लेवल को, उनको मदद करने के लिए जिन स्टाफों का एक एजेंसी होता है या अभिकरण होता है, उसी को कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यानी मान लो ऐसे, यहाँ पे
20-25 इस तरह से ये कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज होते रहता है, कभी 25 भी हो जाएगा, कभी 30 भी हो जाएगा, कभी जैसा प्रधानमंत्री चाहे, जैसा वो सरकार चाहे कि हमको इतना ही लोगों का मंत्रालय रखना है, तो वो ग्रुप कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है। और उनको सहयोग करने के लिए जो स्टाफ एजेंसी होता है उसी को कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यानी कि ये हो गया मंत्रिमंडलीय सचिवालय। अब आप याद कीजिए, आपको याद होगा सचिवालय में क्या था। सचिवालय में सचिवों का ऑफिस था, सचिवों का कार्यालय था, यानी कि वहां पे हर एक विभाग के, हर एक मिनिस्ट्री के सचिव होते थे, उन्हीं का ऑफिस को सचिवालय कहा जाता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर और उनके जो सचिव हैं और उनके सचिवों को मदद करने के लिए जो स्टाफ है, उन सबों के ग्रुप को कहा जाता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय। लेकिन इसमें अंतर यह है कि ये जो बॉडी है ये डायरेक्ट पीएम के निर्देश में काम करता है। इसका जो प्रमुख होता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, वो होता है प्रधानमंत्री, और बाकी सारे के सारे मंत्री उसके सहयोगी होते हैं। यही वो जगह है जहां पे उच्च स्तर के सभी फैसले लिए जाते हैं। ए मिनिस्टर, बी मिनिस्टर, सी मिनिस्टर, डी मिनिस्टर, ई, इस तरह से मिनिस्टर रहेंगे। हर एक, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, इस तरह से जितने भी प्रमुख मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर होंगे। पीएम के मार्गदर्शन में, पीएम के निर्देश में या पीएम की अध्यक्षता में सारे फैसला लिए जाते हैं। और इनको हर एक तरह का सपोर्ट करने के लिए जो सचिव या सेक्रेटरी होते हैं और उनके स्टाफ, ये सब के सब शामिल होते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। समझ में आया? ये है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, बैठते हैं। बाकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री के निर्देशन और मार्गदर्शन में सारा काम होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लिख लो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट केंद्रीय मंत्रिमंडल का स्टाफ एजेंसी या स्टाफ अभिकरण है। जो भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या दिशा निर्देश में, जो भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश में या दिशा नेतृत्व में कार्य करता है। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार की उच्च स्तर की, ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार के उच्च स्तर की नीति निर्धारण प्रक्रिया में, केंद्र सरकार के उच्च स्तर की नीति निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, यानी कि अब समझ लो कि जहां पे पूरा मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी है, तो अब भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति लोग वहां पे बैठा हुआ है। अब उससे बड़ा पावरफुल कौन है? अब वहां पे जो भी पॉलिसी मेकिंग होगा या कोई भी डिसीजन होगा, यही कैबिनेट मिनिस्ट्री में होता है। सारे मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, वहां पे डिसीजन लिया जाएगा किसी भी तरह का। मान लो कि सपोज, कल्पना करो भाई हमको 370 हटाना है,
ठीक है, 370 हटाना है, रिमूव करना है। अब सोचो, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठक होगा, कैबिनेट मिनिस्टर का बैठक होगा, सारे मंत्री बैठेंगे, वहां पे डिस्कस होगा और वहां पे डिसीजन लिया जाएगा। सभी लोग मशवरा करेंगे और प्रधानमंत्री फिर फैसला लेंगे कि ठीक है ऐसा किया जाए। अब यहाँ पे जो फैसला हो गया देना, वो कहीं नहीं रुकने वाला है। अब वो रुक सकता है तो एक ही जगह पे, वो सुप्रीम कोर्ट में, अगर चैलेंज किया जाए इनके डिसीजन को तो, नहीं तो अब वो कहीं नहीं रुकेगा। प्रेसिडेंट के पास भी अगर अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट भी अप्रूवल कर देंगे। पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाना है जो युग परिवर्तनकारी हो सकता है, विरोध लगता है कि पूरे देश में विरोध होगा, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं लाना है, तो इसमें बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री एक ऐसा, कैबिनेट मिनिस्ट्री का जब बैठक होता है तो उस समय होता है जब मैटर बहुत बड़ा हो, अन्यथा सारे मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। लेकिन ऐसा फैसला या ऐसा निर्णय जिससे देश पर प्रभाव पड़ने वाला है, सरकार पर असर पड़ने वाला है, जनता पर असर पड़ने वाला है, तो वैसी स्थिति में कैबिनेट मिनिस्ट्री की बैठक होती है। और कैबिनेट मिनिस्टर के सारे कार्यों में मदद करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, इस तरह के लोग जितने भी वहाँ पे शामिल हैं, इनके कार्यों में मदद करने के लिए, नीति निर्धारण में, निर्णय प्रक्रिया में जो मदद करेंगे, वो सब के सब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में आते हैं। अभी दरअसल इसका इतिहास क्या है, तो दरअसल अगर आप देखें तो आजादी से पहले 1946 तक वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, कार्यकारिणी परिषद, उसी का जो सचिवालय था, सेक्रेटेरिएट था, यही सेक्रेटेरिएट 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहलाने लगा। जैसे आप देखेंगे तो ब्रिटिश काल में क्या होता था कि ब्रिटिश काल में आपको पता ही है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है, तो ब्रिटिश समय में पहले भारत का गवर्नर, फिर 1857 के बाद यह वायसराय कहलाने लगा। वायसराय, यह वायसराय ही भारत का प्रमुख होता था, संवैधानिक प्रमुख। इसके ऊपर कोई अगर व्यक्ति था तो व्यक्ति था ब्रिटिश क्राउन। ये कहां पे रिस्पॉन्सिबल था, ये ब्रिटिश, इसका जो ये इंग्लैंड में बैठा हुआ होम सेक्रेटरी या जो गृह सचिव होता था, जो स्टेट विभाग का, उसी को ये रिपोर्ट करता था वायसराय, और वो वहां के पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होता था, पार्लियामेंट में जवाब देता था। भारत के संदर्भ में अगर कोई बिल लाना है, कोई एक्ट लाना है, कोई निर्णय लेना है, दिन यहाँ पे नहीं होता था, ब्रिटेन में होता था, वहां से फैसला लिया जाता था, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करता था। लेकिन भारत का प्रमुख ये होता था, इसी की जिम्मेवारी होती थी। और यहाँ से आगे, भारत से बाहर, वहां पे, तो जो भी वहां पे फैसला लिया जाएगा ये लागू करेगा। तो इसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कुछ मंत्री होते थे, कुछ सहयोगी होते थे, यानी वायसराय के फैसले को लागू करने वाले कुछ लोग होते थे, और इनको मदद करने के लिए कुछ स्टाफ होता था, अधिकारी होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो ICS कहलाते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट कहलाते थे, उन्हीं से उनकी नियुक्ति होती थी। तो यही चीज उस समय, यही चीज 1946 तक कहलाता था। ये 1947 में ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहलाने लगा। ये जो लोग थे सहयोगी मंत्री, यहाँ पे ये मिनिस्टर हैं और वायसराय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे जो एजेंसी है, जो मदद करने वाला स्टाफ एजेंसी है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इस तरह के जो भी लोग हैं, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। समझ में आया? तो ये है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। इसका इतिहास यही है। और है क्या, तो मंत्रियों को सहयोग करने वाला एक एजेंसी। ठीक है, लिख लो। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
और प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। यानी कि अगर कोई राजनीतिक निर्णय लिया गया या लिया जाएगा तो उसको फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड हो गया और इसी के समकक्ष इनके लिए गए निर्णय को एग्जीक्यूट कराने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडलीय सचिव। अब सोच लो कितना पावरफुल आदमी है। इसके नीचे इसको सहयोग करने के लिए कई सेक्रेटरी होंगे, इसको सहयोग के लिए कई मिनिस्टर होंगे। ये लोग राजनीतिक फैसले लें। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक प्रमुख है, अधिकारी है ना ये लोग, आईएएस लोग हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही हो सकता है, पॉलिटिकल हेड है नहीं होगा। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ब्यूरोक्रेट्स है वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो वो प्रशासनिक हेड है। प्रशासनिक हेड का मतलब ये है, प्रशासन का मतलब क्या है? सेवाओं को डिलीवरी करना, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, किसी भी तरह का सेवा हो, चाहे कानून को लागू करने की सेवा हो या स्कीम को लागू करने की सेवा हो या किसी भी तरह की सेवा हो, उसको करने का काम ही वही काम करना है प्रशासन को। प्रशासन का मतलब क्या होता है? हाउ टू डिलीवर सर्विसेज, कैसे सेवाओं को प्रदान किया जाए। और इसका जो ग्रुप होता है उसी को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी कि ऐसे लोगों का समूह या संगठन जो सेवाओं को डिलीवर करती है उसी को प्रशासन कहा जाता है। तो ये सेवाओं को डिलीवर करती है। किसी भी तरह का कोई फैसला लिया गया राजनीतिक स्तर पर तो उसको एग्जीक्यूट करती है। फैसला लेने के पास पॉलिटिशियन के पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास नहीं होता है, प्रशासक के पास नहीं होता है। प्रशासक सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है, न कि डिसीजन लेता है। प्रशासक सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, फैक्ट दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन फैसला नहीं लेता है। वो फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मंत्री को है। समझ में आया? और कोई व्यक्ति फैसला नहीं लेता है, चाहे आप कितना भी बड़े पोस्ट पे हो जाए। आप अपने डिपार्टमेंट के सेवाओं को देने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, नीति निर्माण में सुझाव दे सकते हैं। आप नीति निर्माण नहीं करते हैं, पॉलिसी मेकिंग आप नहीं करते हैं, न तो डिसीजन लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन में काम लेते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मंत्रिमंडलीय सचिव और पॉलिटिकल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसी को कहा जाता है, इन्हीं लोगों का जो ग्रुप है इसी को कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर को किसी मैटर पर 370 पे डिसीजन लेना है। एक उदाहरण ले लो, अब ये 370 आर्टिकल है, इसको हटाने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि अगर ये फैसला लेंगे हम लोग, देन देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोगों को अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमने चुनाव में वादा करके आया कि हम 370 को हटा देंगे, स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म कर देंगे। अब ये मैटर बहुत संवेदनशील है, कैबिनेट मिनिस्ट्री बुलाया जाएगा, सभी मंत्रियों से विचार विमर्श किया जाएगा, उनको अवगत कराया जाएगा, स्थिति पूछा जाएगा और ये सबसे पूछा जाएगा कि भाई आपके डिपार्टमेंट तैयार है ना, अगर कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो गया तो। होम मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा भैया आपका सब इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम सब ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री से भाई सेना वेना में कोई कमी तो नहीं है ना। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से खाद्य वाद्य उत्पादन बढ़िया से हो करके रखा है ना, कि अगर मान लो कुछ दिक्कत हो गया, कुछ अव्यवस्था फैल गया, देश कोई विरोध करने लगा, अगर, हालांकि उससे पहले सारी तैयारी कर ली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर सारा कॉन्फिडेंस में ले लिया गया होगा, सारा डिप्लोमेटिक अप्रूवल हो गया होगा, ठीक है आप लोग कीजिए, हम लोग मदद करेंगे, तब जाकर के इतना बड़ा फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पे फैसला लिया जाएगा, सारे मंत्रियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उसके बाद वो फैसला लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा संवेदनशील मुद्दा हो तो।
अब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक सचिव का काम होगा कि भैया 370 के बारे में सारा रिकॉर्ड लेकर के आओ। उस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम होगा कि रिकॉर्ड लेकर के आओ, क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था, क्या इसमें संभावना है, क्या समस्या आ सकता है, पहले की सरकारें क्या की है, सारा कुछ वो डाटा देगा, सारा इंफॉर्मेशन देगा। कहाँ से लाएगा वो लेकर के आएगा केंद्रीय सचिवालय से। सारा कुछ रिकॉर्ड वहीं पर होगा, डाटा सेंटर वही है, वहां से लाएगा, मंगाएगा अपने पास। वो लोग ये स्टडी करेगा, स्टडी करके उसके क्या लूप होल्स है, क्या पॉजिटिव चीज है, क्या निगेटिव चीज है, क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो सारा कुछ स्टडी करके मिनिस्ट्री को कॉन्फिडेंस में देगा। बैठक में ये जो बैठक होगा इसमें कई प्रमुख सेक्रेटरी भी शामिल होंगे, कैबिनेट सचिव भी वहां पर बैठेगा। ये मंत्रियों के बीच में कैबिनेट सचिव भी बैठेगा और अपना पूरे फाइल लेकर के, सारी सूचनाएं लेकर के कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये लॉस हुआ, ये फायदा हुआ, ये कानून लाया गया है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हम लोग करें तो ये हो सकता है। सारी सूचना से उसको अवगत कराया जाएगा। मंत्री लोग भी रहेंगे, वो भी सुनेंगे और फिर आपस में डिस्कस होगा। डिस्कस होने के बाद दिन उसको होगा कि चलो भाई इसको सदन में अब लाया जाए। सदन में लाया जाएगा और इसको फिर पास कराया जाएगा। फुल मेजोरिटी की सरकार है, दिन सारे सांसद के जितने भी इसके फेवर के सदस्य होंगे सबके सब इसके फेवर में वोट दे देंगे। देन ये बिल आगे बढ़ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा। प्रेसिडेंट अप्रूव कर दिया, उसी दिन से वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो कानून बन गया। अब उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व अब ये प्रशासनिक प्रमुखों का हो गया। ये लोग ग्राउंड लेवल तक लागू करेंगे उसको। मान लो 370 का मैटर है, तुरंत वहां का स्टेट सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, भाई ऐसा ऐसा नियम पास हुआ है, इसको लागू करो। और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डीसी बाकी जितना है अधिकारी, वो सबके पास ये मैसेज चले जाएगा। अब वो लोग तैयार हो जाएंगे, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये ऐसे काम किया जाता है, समझ में आया? तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इसी को कहा जाता है। और ये बहुत ही शक्तिशाली या पावरफुल ये होता है, संगठन है, जिसके निर्णय पूरे देश पर प्रभाव डालते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तीन ब्रांचेज होता है, तीन शाखा होता है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तीन प्रमुख शाखा होता है, ब्रांच होता है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के फैसलों से संबंधित या फैसलों को आगे करता है। सबसे पहला जो होता है उसको कहा जाता है प्रधान शाखा, या आप कह सकते हैं कि प्राइम ब्रांच या मेन ब्रांच। पहला होता है प्रधान शाखा, इसके तीन ब्रांचेज होते हैं। पहला है प्रधान शाखा, मेन ब्रांच। दूसरा है जांच शाखा, इंक्वायरी ब्रांच। और तीसरा है सुरक्षा, सुरक्षा ब्रांच या डिफेंस ब्रांच या सिक्योरिटी ब्रांच, सुरक्षा ब्रांच या सुरक्षा शाखा। अब ये आप देख लो, ये तीन ऐसे ब्रांच हैं। ये तीनों ब्रांच इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन तीनों ब्रांच से ही सारे फैसले को आगे बढ़ाया जाता है। सुरक्षा भी, जांच भी और प्रधान शाखा, ये तीन इसके ब्रांचेज होते हैं। और इन सबों के अपने अपने सेक्रेटरी होंगे। यहाँ इन तीनों का एक प्रमुख होगा, वो कहलाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव, इन तीनों का प्रमुख। अब सोचो यहाँ पे कौन पहुंचेगा। यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको 21-22 वर्ष की आयु में IAS का में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तभी आप इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। भारत के सबसे पावरफुल सेक्रेटरियों में एक। वैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है PO, वो भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन ऑफिशियली अगर सबसे पावरफुल देखा जाए दिन ये होता है मंत्रिमंडलीय सचिव।
उसके बाद सारे विभाग के या सारे ब्रांचेस के अपने सचिव होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, इस तरह से लिख लो। 3 प्रमुख शाखा होता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, प्रधान शाखा, जांच शाखा और सुरक्षा शाखा। प्रधान शाखा में कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडलीय सचिव, एक एडिशनल सेक्रेटरी या अतिरिक्त सचिव, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 और ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव, कम से कम 8 डायरेक्टर या निर्देशक, एक ज्वाइंट डायरेक्टर या 3 संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें कितने अधिकारी होते हैं प्रधान शाखा में, कितने कौन कौन महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जिससे मिलकर के प्राइम ब्रांच बनता है या मेन ब्रांच तैयार होता है। तो एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, इसी का प्रमुख होता है, इसका प्रमुख वही होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, एक अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव इसलिए होता था कि प्रधान सचिव को कोई अगर ये हो गया देन वैसी स्थिति में उसको हेल्प करने के लिए, या अगर वो छुट्टी में हो या उसका भार ज्यादा हो तो उसको सहयोग करने के लिए एक अतिरिक्त सचिव, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, 8 निदेशक यानी डायरेक्टर या उप सचिव, कुछ भी कहा जा सकता है, उसको पद का नाम कुछ भी दिया जा सकता है, उप सचिव का दिया जा सकता है या डायरेक्टर। तो 8 कम से कम वो लोग होते हैं। एक ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, एक संयुक्त निर्देशक होता है तथा 6 अवर सेक्रेटरी होते हैं, अवर सचिव। तो ये मिला करके बनता है, इतने अधिकारियों का ग्रुप होता है प्रधान शाखा। अब इतने अधिकारी हैं देन समझ सकते हो कितना प्रमुख दायित्व होगा, कितना कार्यों में विविधता होगी। तो प्रधान सचिव, प्रधान शाखा में इतने अधिकारी हैं तो समझ लीजिए कि कितना इनके कार्य का दायरा कितना बड़ा होगा। समझ में आया? इसी तरह से नेक्स्ट है जांच शाखा। अब ये जांच शाखा क्या करेगी भाई? तो किसी भी तरह का जो इंक्वायरी करना हो, इंक्वायरी कमेटी गठित होता है। आपको पता ही है कि समय समय पर सरकार के द्वारा इंक्वायरी कमेटी का गठित किया जाता है, अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग विषयों के लिए इंक्वायरी कमेटी गठित किया जाता है। लिख लो, जांच शाखा दरअसल मंत्रिमंडल की संयुक्त जांच समिति, ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी। ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कमेटी जिसमें कई विभाग शामिल होंगे, कई विभागों से संबंधित मुद्दा होगा और उसमें जो लोग शामिल होंगे वो प्रतिपक्ष के होंगे भी और विपक्ष के भी होंगे और संसद के भी पीठासीन कोई अधिकारी होगा। तो ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी, जांच शाखा, मंत्रिमंडलीय संयुक्त जांच समिति के विषयों से संबंधित कार्यों को संपन्न करने में मदद करती है। ठीक है, आप देखे होंगे अलग अलग जांच समिति का समय समय पर गठन किया जाता है। विभागीय जांच समिति होता है और ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी भी होता है।
जिसमें एक से अधिक विभाग उसमें शामिल होते हैं और उसमें लोग भी, इंक्वायरी कमेटी में लोग भी एक से अधिक शामिल होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन के भी, ठीक है। और उसके अध्यक्ष अलग अलग कमेटी के, इंक्वायरी कमेटी के अलग अलग व्यक्ति बनाए जाते हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश बने, या संसद का कोई ऐसा सदस्य बने। अलग अलग कमेटी होता है जिसमें हम लोग अलग से बात करेंगे, इंक्वायरी कमेटी। तो उसमें सहयोग देना इस जांच शाखा का काम होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा शाखा। सुरक्षा शाखा भारत के जितने भी सबसे वीवीआईपी लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के जो महत्वपूर्ण लोगों का सुरक्षा का दायित्व, उनकी व्यवस्था करना इसी के जिम्मे होता है, सुरक्षा समिति के पास या सुरक्षा शाखा के पास। अब समझ लो कि इस लेवल के जितने भी फैसले लिए जाते हैं, ये सब के सब ये कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है, और उसी फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए उस फैसले से संबंधित नीति निर्माण में इन सबों का सहयोग जरूरी होता है। यही कहलाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। यानी कि इनका काम कितना व्यापक होता है अब आप समझ सकते हैं। तो इनका काम बहुत व्यापक होता है, और नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री का, सहयोग होता है, सपोर्ट होता है बाकी कैबिनेट मिनिस्टर को। इसी को कहा जाता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। काम क्या करते हैं ये हम लोग कल बात करेंगे, किस तरह के काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, इतना अगर ध्यान में रखेंगे आप लोग तो बहुत है।